अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजल के एपिसोड 6 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समवर्ती भारत में विश्वविद्यालय व्यवस्था की भूमिका। ब्रिटेन द्वारा लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य बुद्धिजीवी वर्ग को अपने ढंग से प्रशिक्षित करना था। इस प्रकार की गतिविधियां औपनिवेशिक मिशन का ही अंग था। मतलब भारत को कैसे औपनिवेशिक मिशन का ही अंग था, मतलब भारत को कैसे और अच्छी तरह से उसको गुलाम बनाया जा सके। मैकाले के उत्तराधिकारी चार्ल्स कैमरॉन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय व्यवस्था हेतु सशक्त अभियान के अंतर्गत भारत की शास्त्रीय भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी और फारसी के संपूर्ण निष्कासन का आह्वान यह कहते हुए किया, यह गैर ईसाई धार्मिक विचारधारा के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। लॉर्ड मैकाले ने ही 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू किए थे और उसका जो उत्तराधिकारी हुए चार्ल्स कैमरॉन, वो अंग्रेजी स्थापित कर दिए, क्योंकि भारत में जो संस्कृत, उर्दू, फारसी वगैरह का जो पढ़ाई होता था वो ईसाइयत के विरुद्ध था। इसलिए वो ईसाइयत थोपने के लिए वो क्या किए, अंग्रेजी को विचारधारा को प्रचार प्रसार किए और पूरी तरह से फैलाए। यद्यपि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन प्राच्य विद्या अध्ययन के अंतर्गत था, परंतु यह सत्ता और नियंत्रण की श्रेष्ठता एवं अधिपत्य को बनाए रखने का ही यह एक हिस्सा था। जब प्राच्यविद होरेस विल्सन ने स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए अपना तर्क दिया, तो उन्होंने पंडितों और मौलवियों को पाश्चात्य ग्रंथों के अनुवाद के लिए साथ में लेने को कहा। विश्वनाथन बताते हैं कि विल्सन ने भीतर से विनाश की ट्रोजन हॉर्स वाली रणनीति को संशोधित किया, ताकि भारतीय शिक्षा के परंपरावादी लोग भी हमारी सत्ता में अतिरिक्त रूप से सहायक हो सके। बौद्धिक मूल्यों, नैतिकता और धर्म के स्रोत के रूप में प्राच्य भाषाओं व साहित्य के स्त्रीकरण के अर्थ में यदि हम एक सीमा तक विल्सन के तर्क को स्वीकार कर भी लेते हैं, तो भी बैंटिंग प्रशासन एवं अन्य किसी प्रशासन ने प्राच्य अध्ययन के प्रति इसकी इच्छा का अनुसरण नहीं किया। स्थानीय साहित्य के विनाश के साथ अनेक ब्रिटिश प्रशासकों ने उदार शिक्षा के नाम पर अपनी प्रजा पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेजी साहित्य में इसका अप्रत्याशित सहयोगी खोज लिया। स्थानीय साहित्य के विनाश के साथ औपनिवेशिक शासक क्या किए, भारतीय शिक्षा प्रणाली को एकदम ध्वस्त कर दिए, ताकि अपना जो उद्देश्य है गुलाम बनाए रखने के वो हमेशा चलते रहे और शासन करते रहे। इन विश्वविद्यालयों में उच्च अंग्रेजी वर्ग को बनाए रखने के ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा सुनियोजित प्रयासों की सफलता उनमें आज भी देखी जा सकती है, और ये मानसिकता आज भी बना हुआ है, जिनकी बौद्धिक जड़ें पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ी है। जिनकी बौद्धिक जड़ क्या है, पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ी है, ना कि भारतीय सभ्यता से। अपने आकाओं द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार वे अपने स्वयं के इतिहास के प्रति नकारात्मक हठ धर्मिता एवं दक्षता प्राप्त वे मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने निजी मौलिकता पर प्रहार करते हुए उससे दूरी बनाए रखना उचित मानते हैं। जब गुलाम, जिसको दास बोलते हैं, अपने शासकों की मानसिकता के साथ तादात्म्य बना लेते हैं, तो उनकी मानसिक गुलामी की पूर्णता स्पष्ट हो जाती है। मन को यही प्रकृति गुलाम बनाती है। मन को किस प्रकृति गुलाम बनाती है? यही जो अपने शासकों की मानसिकता के साथ अपने तादात्म्य बना लेती है, और भारत में आज यही हुआ है। इसलिए लॉर्ड मैकाले बोलते थे कि हम चले जाएंगे, बाकी भारत में अंग्रेजियत कायम रहेगा, अंग्रेज कायम रहेगा, शरीर से केवल भारतीय रहेगा और मन से मानसिक तौर पर वो अंग्रेज ही रहेगा। आज जितना सारा कन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे वो क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ही आवाज़ उठाते हैं। निस्संदेह यह अनुभव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अतः आइए हम विस्तृत एवं अतिरिक्त परिदृश्य को समझने के लिए अफ्रीकी स्थिति का विश्लेषण करें। मानसिक परतंत्रता से मुक्ति। नगुई व थिएंगो ये भारतीय विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विश्व इतिहास प्राय यूरोप और अमेरिकी इतिहास तक सीमित है। भारतीय विद्यालय में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो यूरोप और अमेरिका इतिहास तक सीमित है, हम लोग भी पढ़े हैं। समवर्ती भारतीय अनुभव पर प्रकाश डालने के लिए अधिक उपयोगी होगा। यूरोपीय इतिहास से पहले दक्षिण अफ्रीका के इतिहास और उनके औपनिवेशिक अनुभवों पर दृष्टि डालना। अफ्रीकी बुद्धिजीवी नगुई व थिएंगो ने केन्या में परतंत्रता अथवा औपनिवेशिक ढांचे से स्वयं को पूर्णतः मुक्त रखने का निर्णय किया। केन्या के लेखक थे थिएंगो केन्या के एक लोकप्रिय लेखक हैं, जिन्होंने अपना लेखन कार्य अंग्रेजी में आरंभ किया था, परंतु शीघ्र ही सांस्कृतिक बम के प्रभाव का उन्होंने समझा और विशेष रूप से अपनी लेखनी को स्थानीय भाषा गिकियू की तरफ मोड़ दिया। केन्या की भाषा क्या है, गिकियू।
तो ये लेखक जो थे थियोंगो, ये अंग्रेजी भाषा के लोकप्रिय लेखक थे, मगर अपने देश को समझकर वो अपने स्थानीय भाषा निज भाषा में लिखने लगे ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। डिकोलोनाइजिंग द माइंड अर्थात उपनिवेशवाद से मन की मुक्ति अंग्रेजी भाषा में लिखी उनकी अंतिम पुस्तक है। इनकी अंतिम पुस्तक क्या है? डिकोलोनाइजिंग द माइंड। इसका हिंदी में बोल सकते हैं उपनिवेशवाद से मन की मुक्ति। उपनिवेशवाद मतलब हम जो गुलाम बन गए हैं उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। इसमें वे सांस्कृतिक बम की व्याख्या विस्तार के साथ व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक बम सबसे बड़ा शास्त्र है जो दिन प्रतिदिन छोड़ा और चलाया जाता है। संस्कृति बम का प्रभाव लोगों के अपने नाम, भाषा, वातावरण, संघर्ष, परंपरा, अपनी एकता, अपनी क्षमताओं, अंततः अपना अपनत्व सब कुछ समाप्त कर देता है। यह उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां उन्हें अपनी अतीत की उपलब्धियां बंजर भूमि के सदृश दिखाई देती है। औपनिवेशिक मन के कारण हमारे प्राचीन काल में जो इतिहास घटित हुए महान वो सब भी क्या दिखाई लगते हैं? बंजर भूमि के सदृश दिखाई देने लगते हैं और वे तथाकथित बंजर भूमि से दूरी बनाने को प्रेरित होते हैं। अपने ही संस्कृति धर्म से दूर होने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं और विदेशी कल्चर को अपनाते हैं। सर्वस्व हारने की यह स्थिति उन्हें नई एवं भिन्न पहचान देती है। उदाहरणतः अपनी भाषा की बजाय दूसरों की भाषा से जुड़ जाना। थियोंगो 1986 में लिखे थे बुक। लिखते हैं कि हमारे साहित्य में अंग्रेजी की न हट पाने वाली स्थिति एक ऐसी घातक तर्क है जो समुच्चय वर्ग को किसी और भाषा में नहीं बल्कि औपनिवेशिक भाषा में ही लिखने व पढ़ने तक सीमित रखते हैं। महात्मा गांधी को मानना था कि अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई किया जाए। दूसरे भाषा को पढ़ना है तो उसका ट्रांसलेट पढ़ सकते हैं, सबका भाषा पढ़ना जरूरी नहीं है। स्थानीय संस्कृति विषय तक लेखन में सम्मिलित रखने पर इसकी प्रस्तुति ऐसी रहती है मानो यह विजेताओं के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए हो या फिर संग्रहालय की किसी आकर्षक वस्तु की तरह चकित करने के लिए हो। इसकी शैली अंग्रेजी में लिखे जाने वाले भारतीय लेखों की सी रहती है। इस प्रकार स्थानीय संस्कृति या तो औपनिवेशिक आकाओं, मास्टर स्वामी के आनंद, स्वयं के अपमान या फिर मनोरंजन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत की जाती है जो मालिक के दृष्टिकोण के लिए कभी भी चुनौती नहीं हो सकती। थियोंगो मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य स्थानीय भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी जगत की भाषा और संस्कृति को समृद्धि देता है। ऐसा साहित्य निरंतर स्थानीय संस्कृति से चोरी कर मास्टर की संस्कृति की श्रीवृद्धि करता है। थियोंगो के अनुसार ऐसी स्थिति में जो लक्षण सामने आते हैं उनमें आश्रितों द्वारा प्रशंसा, भजन, गान करना और इस कार्य को निरंतर पवित्र चोरी कहना। थियोंगो केन्या में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जहां बच्चों में थियोंगो क्या बोलते हैं? केन्या में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जहां बच्चों में मातृभाषा का प्रयोग वास्तव में नकारा जाता था और अंग्रेजी अतिरिक्त कुछ भी बोलने पर उन्हें दंडित किया जाता था, स्कूलों यूनानियों में केन्या की अपनी बहुराष्ट्रीय भाषाओं को पिछड़ेपन, अविकास, अपमान और दंड के साथ नकारात्मक ढंग से जोड़कर देखा जाता था। भारत में आज यही हो गया है। हिंदी जो अपनी मातृभाषा है उस भाषा में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको हीन भावना से देखा जाता है, नकार भावना से देखा जाता है और पिछड़ेपन की भाषा बताया जाता है। इस कारण से जो अपने आप को विकसित मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता वाले तो नहीं मानते हैं, बाकी हम तो उसको औपनिवेशिक मानसिकता वाला ही बोलते हैं। औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोग जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर और मातृभाषा में जो पढ़ने वाले हैं उनसे भेदभाव करते हैं, उनसे हीन भावना रखते हैं। उस स्कूली व्यवस्था में हम लोग अपने दैनिक अपमान और दंड के भाषाई मूल्यों, लोगों और संस्कृति के प्रति घृणा के बोध के साथ शिक्षित किए जाते थे और इस प्रकार से उसको पूरा भर दिया जाता था अपमान से। वो कैसे ऊंचा उठेगा? थियोंगो भाषा और संस्कृति के बीच संबंधों की बात करते हैं। थियोंगो भाषा और संस्कृति के बीच संबंध की बात करते हैं। भाषा की दो भूमिकाएं हैं, एक संवाद का, एक संस्कृति का। पहला संवाद, दूसरा संस्कृति। अंग्रेजी संवाद का माध्यम तो बन सकती है परंतु वह स्थानीय संस्कृति के मुख्य वाहन का कार्य नहीं कर सकती। अंग्रेजी पढ़ने से कोई भाषा किस देश से उत्पन्न हुआ है उस भाषा में उसका संस्कृति निहित रहता है। तो अगर विदेशी भाषा को हम अपने देश में अगर उसको स्थान दे देते हैं तो कल्चर स्वतः मिटने लगता है। हाँ, उसको लैंग्वेज के तौर पर, उसको केवल बोली के तौर पर रखा जाए तो वो अच्छा है। बाकी भारतीय लोगों में रग रग में बस गया है अंग्रेजियत, ईसाइयत और वहाँ के लोगों में भी, केन्या के लोगों में भी। अंग्रेजी समाज का माध्यम तो बन सकता है परंतु वो स्थानीय संस्कृति के मुख्य वाहन का कार्य नहीं कर सकती। इसी तथ्य को ही भारत में ब्रिटिश प्रशासकों ने गहनता के साथ अनुभव किया।
और इस ब्रिटिश प्रशासकों ने गहनता के साथ क्या अनुभव किया कि उदाहरण के रूप में ये देखा कि जिस प्रकार भारतीय भाषाओं की शब्दावली भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है। भारतीय भाषाओं की शब्दावली क्या है? भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी शिक्षा ईसाई मत के संदर्भ से परिपूर्ण है। तो अंग्रेजी शिक्षा ईसाई मत के संदर्भ से परिपूर्ण है, तो जब अंग्रेजी शिक्षा लेगा तो ईसाई तो स्वयं बन ही जाएगा, वो चाहे कहे या नहीं कहे। तो ईसाई मत के संदर्भ से परिपूर्ण है। ब्रिटिश सांसद एडवर्ड थॉर्नटन ने यहाँ तक कहा था कि जैसे ही भारतीय प्रथम दर्जे के यूरोपीय विद्वान बनेंगे वे हिंदू नहीं रहेंगे। ब्रिटिश सांसद एडवर्ड थॉर्नटन ने क्या कहा था कि जैसे ही भारतीय प्रथम दर्जे के यूरोपीय विद्वान बनेंगे वे हिंदू नहीं रहेंगे, यानी वो यूरोपियन भाषा में जितने निपुण होंगे वो हिंदू नहीं रहेंगे, वो ईसाइयत बन जाएंगे, वो कहे या ना कहे। भारतीय संस्कृति इस साहसी कथन के साथ आज भी संघर्षरत है और यह प्रक्रिया आज भी चल रहा है संघर्ष का। सांस्कृतिक पतन और विनाश की यह क्षमता हमें अंग्रेजी भारत के शैक्षणिक पत्रकारिता और कथा साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि थिएंगो पृष्ठ 15 पर कहते हैं कि भाषा बच्चे के मन पर निसंदेह छवि निर्माण का कार्य करती है। भाषा बच्चे के मन पर निसंदेह क्या करती है? छवि निर्माण का कार्य करती है। संस्कृति के रूप में भाषा इस प्रकार मेरे अपने निजीपन में, मेरे अपने और अन्य लोगों के बीच, मेरे और मेरे स्वभाव के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। भाषा भले ही सार्वभौमिक है, परंतु इसके द्वारा अपनाई जाने वाली ध्वनियाँ, संकेत, भाषाई विशिष्टता सांस्कृतिक अनुभव के वैशिष्ट्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक स्तर पर भाषा के द्वारा संस्कृति विशेष प्रभावित नहीं होते, परंतु विशेष इतिहास के साथ किसी विशेष समुदाय की भाषा अपनी विशिष्टता के कारण संस्कृति को प्रभावित करती है। औपनिवेशिक बच्चा ब्रह्म और आंतरिक जगत के बीच द्विभागीकरण का जीवन जीने को बाध्य होता है। घर और स्कूल में बोली जाने वाली भाषा, बोलचाल की भाषा और बाहरी रूप से लेखनी की भाषा का दोहरापन तब तक झेलता है जब तक वह धीरे धीरे निश्चित रूप से सूचना आरंभ करता है और औपनिवेशिकों की आंखों से अपनी दुनिया को देखने लगता है। औपनिवेशिकों की आंखों से अपनी दुनिया को देखने लगता है। जैसे भारतीय लोग को औपनिवेश कौन बनाया? इंग्लैंड लोग, अंग्रेज लोग। तो उसकी दृष्टि से हम लोग देखने लगते हैं। आज भारत में तो सब यही सब हो रहा है। अपनी मातृभाषा को कहाँ उतना आदर दे पाते हैं। आज मातृभाषा को तो अपमान की दृष्टि से देखते हैं, अपमान करते हैं। मातृभाषा के प्रति प्रेम रहता तो अपनी भाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाता। बच्चे को ज्ञान देने के लिए आज माता पिता थोड़े पढ़ा रहे हैं। माता पिता चाहते हैं नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए। जैसा कि थिएंगो पृष्ठ 17 पर बताते हैं, एक औपनिवेशिक बच्चे के लिए संवाद के स्तर पर भाषा के तीनों पक्ष के बीच सामंजस्य अस्थायी तौर पर क्या हो जाता है? टूट गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि उस बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से उसकी संवेदनशीलता छीन जाती है। इसे हम औपनिवेशिक अपहरण कहते हैं। औपनिवेशिक अपहरण। बच्चे का मानसिक विकास एकदम से क्या हो गया? खत्म हो गया। यूरोप सदैव विश्व के केंद्र के रूप में रहा है। यूरोप क्या रहा है? विश्व के केंद्र के रूप में रहा। यूरोप लगभग सब देशों पर शासन कर चुका है, जहां इतिहास, भूगोल और संगीत की शिक्षा के माध्यम से यह अपहरण और भी पुष्ट होता है। अब वो औपनिवेशिक अपहरण हो जाता है और वहाँ के पढ़ाई को अपनाकर, उसके इतिहास, भूगोल और संगीत की अपनाकर, शिक्षा को अपनाकर हम अपना खुद अपहरण कर रहे हैं। अपने देश का जो संस्कृति धर्म है उसका अपहरण करवा दे रहे हैं। और ये अपहरण करने वाला कौन है? अंग्रेज लोग, जो सब पर शासन किया था, चोर लुटेरा। थिएंगो पृष्ठ 28 पर कहते हैं कि अध्ययन के प्राथमिक माध्यम के रूप में विदेशी माध्यम का अंतिम प्रभाव वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर औपनिवेशिक दूरी होती है। औपनिवेशिक दूरी के एक दूसरे से जुड़े हुए दो रूप होते हैं। अपने चारों ओर की वास्तविकता से अपनी सक्रिय अथवा निष्क्रिय दूरी बना लेना। सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से अपने से बाहरी परिवेश से स्वयं को जोड़ लेना। यहाँ से आरंभ होता है अवधारणा, सोच, औपचारिक शिक्षा और मानसिक विकास की भाषा से घर व समाज में बातचीत की भाषा के बीच स्वेच्छापूर्वक दूरी बनाना। यह मन मस्तिष्क को शरीर से पृथक कर देने की सी स्थिति है, मानो एक ही व्यक्ति में दो असंबद्ध भाषाई क्षेत्र व्याप्त हो। बड़े सामाजिक स्तर पर यह ऐसे हैं जैसे बिना शरीर के सिर या फिर बिना सिर के शरीर। यह संभवतः इसी असंबद्धता का ही परिणाम है कि बहुसंख्यक अधिकारी वर्ग
और शिक्षाविद भारत में सामाजिक समस्याओं पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, परंतु वह सामाजिक समस्या सदैव बनी रहती है, उनका निराकरण नहीं हो पाता। व्यवहार में शिक्षाविद अपने अध्ययन में समाज से पूर्णतः कटे रहते हैं। व्यवहार में शिक्षाविद क्या होते हैं? अपने अध्ययन में समाज से पूर्णतः कटे रहते हैं। उनका अध्ययन व्यक्तिगत रूप से अधिकृत अनुभव से विहीन औपनिवेशिक दृष्टिकोण से औपनिवेशिक श्रेणी का ही रहता है। कोई शिक्षाविद खूब पढ़ा लिखा हुआ है, मगर उसका मन जो है ना अंग्रेजियत का रहता है, दिमाग अंग्रेजियत का रहता है, और वो बिल्कुल समाज से कटे हुए रहते हैं। अब जो समाज से कटे हुए हैं तो कैसे शिक्षा दे सकते हैं? अच्छा, आजकल के शिक्षाविद को क्या है, मन में कुछ, आचरण में कुछ, पढ़ा रहे हैं बच्चों को गलत तरह से, और टीचर आइडियल नहीं है तो कैसे होगा? आज इतना समाज में भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचार इसी कारण से है क्योंकि टीचर भ्रष्ट है। टीचर भ्रष्ट है तभी तो भारत भ्रष्ट हो चुका है। इन्हीं अध्ययनों के आधार पर बनाकर सरकारी नीतियां बनती है। औपनिवेशिक व्यवस्था अधिकारी तंत्र, दिशाहीन कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और उसके पिछड़ेपन से संबंधित स्थानीय निराशा का वातावरण बना रहता है। बहुत संभव है कि वह समस्या वास्तव में उसे देखने समझने में ही प्रयोजन, समाज को देखने की प्रक्रिया, समस्या से निदान, यह सब विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। थिएंगो पृष्ठ 28 में बताते हैं कि संक्षेप में औपनिवेशिक उच्च वर्ग के वर्तमान व्यवहार को औपनिवेशिक संस्थाओं और भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में दर्शाते हैं कि जब शासित वर्ग शासन प्रणाली का गुणगान करने लगता है, देखिए जब शासित वर्ग शासन प्रणाली का गुणगान करने लगता है तो इसे शासन की अंतिम विजय कहा जा सकता है। इसके शासन को क्या, इसको विजय के तौर पर कह सकते हैं। वो विजय हो गया, जो औपनिवेशिक सत्ता था कि लोग थे वो सब विजय हो गए। यही तो चाहते थे कि हमारा गुणगान हो, और गुणगान कर दिए गुलामी लोग। वास्तव में आज भारत में ही स्थिति है। देखिए लेखक बोल रहे हैं वास्तव में भारत में आज यही स्थिति है। जिस प्रकार आर्थिक सफलता का श्रेय अंग्रेजी को दे दिया जाता है, उसी प्रकार सभी सही परिणाम स्वतः यूरोपीय विजेताओं की सभ्याचारक शक्ति से जोड़ दिया जाता है। आज भारत में आर्थिक सफलता का श्रेय किसको दे दिया जा रहा है? अंग्रेजी को दे दिए, तो अंग्रेज को तो ऐसे ही ना दे दिए, इसलिए यूरोपीय विजेताओं की सभ्याचारक शक्ति से जोड़ दिए जाते हैं। जबकि सभी समस्याओं का आरोप स्थानीय संस्कृति पर थोप जाता है। बाकी जितना सारे समस्या का आरोप है वो भारत की संस्कृति और धर्म पर थोप दिया जाता है, जो हमेशा पिछड़ेपन के कारण भी समझी जाती है। जो हमेशा पिछड़ेपन की क्या समझी जाती है? कारण। अपने संपूर्ण लेखन को अंग्रेजी से समस्थानीय भाषा में परिवर्तित करने वाले थिएंगो जैसे लोकप्रिय लेखक भारत को अभी नहीं मिल पाए हैं। और लेखक बोल रहे हैं कि अपने संपूर्ण लेखन के जरिए अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में परिवर्तित करने वाले थिएंगो, अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में परिवर्तित करने वाले थिएंगो अभी लोकप्रिय लेखक भारत में अभी पैदा नहीं हुए हैं। अपनी नई पुस्तक विराड ऑफ क्रो, कौवे की बुद्धिमत्ता के विमोचन के अवसर पर सिएटल में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में थिएंगो ने कहा कि उसकी पुस्तक के सर्वश्रेष्ठ 3 शब्द प्रारंभ में ही लिख दिए गए हैं, गिकिऊ से अनुदित, भारतीय मनीषा की उपनिवेशवाद से मुक्ति। यद्यपि यह लेखन अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से संबंधित है, तथापि हमारा अभिप्राय यह नहीं कि अंग्रेजी भाषी उच्च शिक्षा एकमात्र वर्ग भेद का कारण अथवा स्रोत है। केवल भाषा परिवर्तन और अंग्रेजी में वर्तमान लिखित सामग्री को भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से हम स्वतः अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। बाहरी संवाद के लिए अंग्रेजी सीखने और उच्च वर्गीय विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी के व्यवहार में विशेष अंतर है। बाहरी संवाद के लिए अंग्रेजी सीखना और उच्च वर्गीय विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी के व्यवहार में विशेष अंतर है। अगर संवाद के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं कोई बात नहीं है, सब कुछ सीखता है। भारत में जर्मन, फ्रांस, रशियन सब पढ़ाई होता है, और इस प्रकार से विदेश में भी हिंदी भी पढ़ाई होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी होता है। बाकी हर क्लास में, हर हाई स्कूल में, उच्च स्कूल में ये अंग्रेजी, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ना, ऐसा क्यों? जज भी इंग्लिश में बात कर रहा है, वकील भी इंग्लिश में बात कर रहा है, इंजीनियरिंग इंग्लिश में, मेडिकल इंग्लिश में, LLB इंग्लिश, सब इंग्लिश में, उच्च शिक्षा जो सब इंग्लिश में, तो विशेष अंतर रखते हैं। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना आज सशक्तिकरण का एक माध्यम हो सकता है, और इस दृष्टि से इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। लेखक बोले इस दृष्टि से प्रोत्साहित किया जाता है, भाषा सीखने में क्या बड़ा दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाषा हर सब्जेक्ट उसी भाषा में पढ़ जाइए, ये तो गलत है। और
हर सब्जेक्ट उसी भाषा में पढ़ा जाए, इतना ही नहीं, हर जनता को पढ़ा रहा है। गरीब है तो अपना स्थानीय भाषा में पढ़ता है। आज समाज में तो भेदभाव उत्पन्न हो गया है ना इंग्लिश के कारण, परंतु इसे जब उस शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसे समाज से हटकर एक उच्च श्रेणीय जन्म हो लेती है, तो अनुमानित लाभ लेने के लिए प्रभावशाली होती है। एक सोची समझी सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप ही यह स्थिति पैदा हुई है, इसलिए यह सुविचारित सरकारी नीति से ही इसका समाधान हो सकता है। ब्रिटिश शासन की परंपरा के अनुसार ही सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त संस्थाओं से उपनिवेशवाद अस्थायी रूप से स्थापित है और इसके दुष्प्रभावों के उपचार के लिए बदलाव लाना होगा। एक नई भाषा नीति की और हम यहाँ पर कुछ विचारणीय बिंदु पर विचार करेंगे। सरकारी संस्थाओं और शिक्षा के माध्यम स्वरूप अंग्रेजी को बदलने की दृष्टि से मलेशिया का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है, जो हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। यह परिवर्तन स्वतः प्रेरणा से होना चाहिए, जहां भारतीय भाषाओं के प्रति आग्रह हो, मांग हो, न कि लोगों पर भारतीय भाषाएं सीखने हेतु दबाव के द्वारा। वर्तमान परिस्थिति में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा एवं नौकरियों के लिए भारतीय भाषाओं का माध्यम अनुपलब्ध प्राय है। भारतीय भाषाओं के लिए मांग के बल पर परिवर्तन की स्थिति में भारतीय सेना व IIM हेतु प्रवेश परीक्षाओं, जो अभी तक अंग्रेजी की पचधर है, द्वारा अधिकारियों के चयन हेतु उन परीक्षाओं का व्यापक अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार मलेशिया ने न्यायपालिका में अंग्रेजी के स्थान पर स्थानीय भाषा लागू करने हेतु बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए। भारत में उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रावधान है। परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं में प्रवीणता होने पर भी वे इन कार्यालयों में कार्य करने में असमर्थ है। न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रावधान है, इस कारण से अपनी स्थानीय भाषा में प्रवीणता होने के कारण भी न्यायालय में अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ सकते हैं। लोक सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त होना चाहिए। नौकरी के लिए अंग्रेजी में प्रवीणता अनावश्यक होना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने से अंग्रेजी का कोई रिलेशन नहीं है, भले ही यह लोक सेवा और सैन्य अधिकारियों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षण के अंतर्गत रहे हो। प्रबंधन मैनेजमेंट, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी डॉक्टर का पढ़ाई और अन्य उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही उपलब्ध होनी चाहिए, ना कि गैर भाषा में, संयत भाषा में। व्यावसायिक और उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी की बाध्यता के कारण ही प्राथमिक व उच्च स्तर पर अंग्रेजी की मांग बढ़ रही है। सरकार द्वारा जब तक उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी की प्रधानता समाप्त नहीं होगी, सरकार का यह गलत है। सरकार द्वारा जब तक उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी की प्रधानता समाप्त नहीं होगी, हर नौकरी में अंग्रेजी मांग रहा, अंग्रेजी नहीं मांगे तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, तब तक प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम बनने की संभावना नहीं है। जब तक सरकार अंग्रेजी पर बैन नहीं करती है, तब तक प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनने की संभावना नहीं हो सकती। तब तक कुछ विशेष सुधार की संभावना भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं संभावना हो सकती। हाँ, सब भारत की जनता अगर जागरूक हो जाए, जान जाए, तो वो खुद ऑटोमेटिक सरकार को बदलना पड़ सकता है। सभी माता पिता अगर अपने निर्णय ले, वचन ले, प्रण ले कि हम अपने बच्चों को भारतीय भाषा में ही पढ़ाएंगे, ना कि गैर भारतीय भाषा में पढ़ाएंगे, तो वो तुरंत ही सरकार को कानून बनाना पड़ जाएगा और भारत से वो अंग्रेजी का विदा कर दे सकते हैं, अगर सभी जनता जागरूक हो जाए तो। और मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चों का चरित्र भी उज्जवल होगा। आज जितना भ्रष्टाचार फैल गया समाज में, उतना कभी नहीं फैला हुआ था। इसलिए माता पिता से विशेष आग्रह है कि अपने बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाई करवाएं, इससे आपको भी सेवा मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा CBSE के केंद्रीय बोर्ड स्तर पर पूर्ण परिवर्तन कर सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को कम से कम वैकल्पिक माध्यम की सुविधा देना है। अंग्रेजी पढ़ना है तो शुरुआत स्तर में एक अंग्रेजी के तौर पर पढ़ा सकते हैं, बाकी सब जो इतना सब्जेक्ट है वो अपनी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई हो। अब फिर धीरे धीरे करके उसको भी हटा दिया जाए, जिसको विशेष तौर पर पढ़ना है वो पढ़ सकता है चुनकर, किसी को दबाव नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। विशेषकर समाज विज्ञान जैसे विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना बेतुका सा है। साइंस जो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं वो क्या है, बेतुका सा है। इससे भारतीय भाषाओं में लेखन क्षमता का विकास होगा और देसी भाषाओं में लिखित सामग्री की मांग बढ़ेगी। इससे क्या होगा, भारतीय भाषाओं के स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे तो भारतीय भाषाओं में लेखन क्षमता का विकास होगा और देसी भाषाओं में लिखित सामग्री की मांग बढ़ेगी। संभव इस प्रकार की कार्रवाई को उच्च वर्गीय भारतीयों द्वारा पीछे की ओर अधोगति की ओर ले जाने वाली कार्रवाई बताया जाए, परंतु जैसा कि इस लेख में बताया गया है, यह पिछड़ेपन की सोच हमारे मन की सोच है। पिछड़ेपन की सोच क्या है, हमारे मन की सोच है। हम भारतीय भाषा पढ़ के ऊंचाई छू सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि समाज के सभी वर्गों को आधुनिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराएगी। अभी कुछ एक लोगों की तुलना में अभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से संरचनात्मक क्षमता उभर कर सामने आएगी। यद्यपि भारत में जाति आधारित विषयों पर निरंतर ध्यान दिया जाता रहा, इसकी तुलना में भाषाई पहुँच के संबंध में विशेष कुछ नहीं हुआ। भारत में आज की स्थिति में यह सामाजिक और आर्थिक वर्ग का अधिक निर्धारण करता है। यही वृहद स्तर पर सामाजिक पहुंच और समृद्धि के लिए बड़ी बाधा है। जाति के प्रति मोह को पहुंच के लिए समस्या मानना औपनिवेशिक दृष्टिकोण का ही परिणाम है।
परंतु यही दृष्टिकोण अंग्रेजी आधारित वर्ग व्यवस्था, भाषाई बाधा व भेदभाव की समस्या को देख पाने में विफल है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए, इकोनॉमी में भाग लेने के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों, निजी धारणाओं द्वारा थोपा जाने वाला अंग्रेजी माध्यम अधिकांश भारतीयों के लिए इस अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। भारतीय भाषाओं में मानव और समाज विज्ञान का अध्ययन विशेष रूप से उच्च शिक्षा में नियम पूर्वक प्राधिकृत किया जाना चाहिए। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मानव और समाज विज्ञान विभाग और औपनिवेशिक नीतियाँ का कचरा है। ये सब पश्चिमी कल्चर से प्रभावित है। भारतीय समाज के प्रति इनका सकारात्मक योगदान यदि है तो नगण्य है। क्या है? नगण्य है। इससे नव औपनिवेशिक का एक नया वर्ग सामने आता है। इस तरह से एक नया वर्ग उद्भव हो जाता है भारत में शासन करने के लिए, शोषण करने के लिए, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना से को प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय में इन विभागों की उपलब्धि नगण्य प्राय ही है। सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं की सभ्यता का मूल्यांकन करे और कुछ एक आइवरी टावर को ध्वस्त कर देना चाहिए, ताकि वास्तविक जगत के सामाजिक विषयों पर इनके सकारात्मक परिणाम और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन हो सके। इसके साथ ही इस प्रकार के अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले ऐसी व्यक्तियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध होनी चाहिए जो भारतीय भाषाओं में भारतीय मूल के शोध कार्य में लिखे हैं, जो स्थानीय भाषा में भारतीय भाषा में पढ़ रहे हैं, उसको में शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो सरकार के द्वारा उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए। संवाद के एक उपकरण के रूप में सीखी भाषा को एक विदेशी भाषा जो वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के प्रमुख माध्यम की भूमिका हड़प लेती है से पृथक करके देखना श्रेयस्कर होगा। उपयुक्त भाषा नीति के द्वारा अंग्रेजी को प्रमुख भाषा के रूप में इसके प्रभाव को कम कर इसे द्वितीय भाषा के स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। अगर अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के स्तर पर पढ़ाए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर धीरे धीरे उसको भी खत्म कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी की द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के तौर पर पढ़ाने को बढ़ावा देना चाहिए, न कि प्रथम। अंग्रेजी भाषा के अनेक अध्यापकों को इससे नौकरी मिलेगी और उच्च वर्गीय व्यवस्था भी समाप्त होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद।